So we'll go ahead with next question, question number 5. अभी ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेडबल नीट ऑल्सो, सीईटी के लिए तो है ही, लेकिन ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशन में भी आता है। इवन दो वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो पहले मैं आपको फुल फ्लेज मेथड बताऊंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट और लेंथी मेथड है, लेकिन उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन सिंगल स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। A charge capital Q is divided into two parts, small q and capital Q minus Q. What is the maximum force between them? Good. तो ऐसा है, कैसा है? ऐसा है कि हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल Q. तो we have a charge capital Q. इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, उसमें से अगर एक पार्ट Q है तो डेफिनेटली बचा हुआ जो दूसरा पार्ट है वो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q होगा, लॉजिकली स्पीकिंग, है ना। अगर मेरे पास ये 10 कूलम का चार्ज है, उसमें से दो अलग कर दिया तो बचा हुआ कितना है 8, मतलब 10 माइनस 2, मतलब कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ये हो गया आपका पहला चार्ज, ये हो गया आपका दूसरा चार्ज। अब इन दोनों चार्जेस को आपने एक फिक्स्ड सेपरेशन पे रख दिया, सम फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम r। तो आपको पूछा है अगर डिस्टेंस फिक्स है तो व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स बिटवीन देम, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फोर्स बिटवीन देम ऐसा आपसे पूछा है। तो सबसे पहले एज आई टोल्ड यू, मैं आपको इसका फुल फ्लेज मेथड पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसा नहीं करना, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो, व्हाट डू यू नो कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r square. So we know that force between two charges is 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by distance का square, r का square। तो ये आ जाएगा 1/4 pi epsilon 0, q1 की वैल्यू स्मॉल q है, इसकी वैल्यू q माइनस q है अपॉन r square। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। अब इसको फिलहाल यहीं रखो, अब थोड़ा सा आपको मैथ समझना पड़ेगा, फिर वापस इस पे आएंगे हम लोग। तो इस इक्वेशन पे वापस आएंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको भी पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अभी इस स्टेज पे आपका मैथ्स का एटलीस्ट फंक्शन का पार्ट कवर हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, एनीवेज नहीं भी हुआ तो कोई इतना हाई फाई हमसे को मैथ्स करने नहीं वाला, थोड़ा सा सिंपल ही बता दूंगा मैं आपको। देखो ये फंक्शन, ये जो ऐसा शेप आया ना, ये एक फंक्शन है जिसको तुम बोलते हो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि y की वैल्यू x पे डिपेंड करता है, तो इसको बोलते हो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, तो x हो गया इंडिपेंडेंट, y हो गया डिपेंडेंट, करेक्ट। अभी एक टाइप का फंक्शन है, ऐसा फंक्शन भी हो सकता है, राइट। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो पहला वाला फंक्शन मैंने ड्रॉ किया उसमें एक मैक्सिमम पॉइंट है, और जो दूसरा वाला ड्रॉ किया उसमें एक मिनिमम पॉइंट है। गुड। वैसे तो हमको मैक्सिमम फोर्स की बात बोली यहाँ पे, मैक्सिमम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फोर्स। वैसे तो हमको मैक्सिमम पूछा है, तो हम फिलहाल तो मैक्सिमम की बात करेंगे। ये मिनिमम वाला फंक्शन था, ये मैक्सिमम वाला है। देखो ऐसा है कि फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, मैक्सिमम हुई और फिर वापस से क्या हो गई, हाँ करेक्ट। अब अगर आप देखोगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन पे, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे मैं टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टैंजेंट, तो वो टैंजेंट एक्स एक्स को क्या है, पैरेलल है। और आपको पता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस? गलत जवाब। स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0, which is y2 minus y1 upon x2 minus x1। अभी इस लाइन पे y की वैल्यू सेम है, तो y2 minus y1 मतलब y2 और y1 की वैल्यू सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो गया 0। तो जब मैक्सिमम पॉइंट पे आप टैंजेंट ड्रॉ करते हो, मैक्सिमम फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू पे जब आप स्लोप निकालते हो, टैंजेंट ही स्लोप होता है। ये मैंने आपको मोशन इन अ प्लेन में बताया था, बार बार बताया था कि आगे काम में आएगा, ऐसा होता है, ध्यान नहीं देते तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन पे टैंजेंट क्या होता है, स्लोप, और स्लोप क्या होता है 0।
और मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि स्लोप इज tan थीटा। अभी इस केस में एंगल 0 बन रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस को लाइन क्या है, पैरेलल है, तो tan 0 इज 0, तो स्लोप क्या है, 0। अभी ध्यान में रखना, तो मैं जब जब फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम पॉइंट पे जब मैं स्लोप निकालता हूँ तो वो क्या आता है, 0। क्या आता है वो, 0। अब देखो छोटा सा काम करेंगे, इधर ना फोर्स लिख देंगे, फोर्स क्या लिख देंगे, फोर्स। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग चार्ज, क्योंकि देखो ऐसा है, ये y ये किस पे डिपेंड करता है, x पे। तो जब मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा किस पे चेंज होगी, y। अगर ये इक्वेशन देखोगे तो फोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, q पे। q r पे तो डिपेंड करेगी नहीं, मैंने क्यों नहीं करेगी, मैंने पहले ही बोल दिया ना कि r क्या है, फिक्स है, मतलब मैं r को चेंज कर ही नहीं रहा, मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ, चार्ज को। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लेते हैं 10 कूलम का चार्ज था, बड़ा जो चार्ज था 10 कूलम था, उसके दो टुकड़े कर लिए, 1 कूलम, तो ये बचा हुआ कितना है, 9। इसको 2 किया तो ये कितना है, 8। इसको 3 किया तो ये कितना है, 4 किया तो कितना है, 6। बराबर। कैपिटल क्यू चेंज हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि कैपिटल क्यू कितना है, 10। अगर मैं क्यू को चेंज करता हूँ तो ये भी चेंज होता है, तो वेरिएबल कौन है, क्यू। कौन है, क्यू। तो इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में वेरिएबल कौन है, क्यू। तो और ये जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है, उस पर कौन डिपेंड करता है, फोर्स। मैंने अगर क्यू चेंज किया तो क्या चेंज होगा, फोर्स। तो यहाँ पे मैं क्यू प्लॉट करता हूँ, ठीक, बराबर, श्योर श्योर, 100% लॉक कर दे, लॉक। तो एक बात बताओ, y वर्सेस x, अगर y वर्सेस x होता तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे डेरिवेटिव क्या आता, 0। अभी मैंने y की यहाँ पे क्या प्लॉट किया, f, और x पे क्या प्लॉट किया, q। तो मैं y के यहाँ पे क्या लिखूंगा, f, और x पे क्या लिखूंगा, q, बराबर। तो इसका डेरिवेटिव भी क्या आना चाहिए, 0। बस ये उठाओ, उसका डेरिवेटिव लो। अभी डेरिवेटिव लेने से पहले एक काम करते हैं, f इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बराबर, स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब कर लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। डिफरेंशिएटिंग मतलब डेरिवेटिव लेना, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू q, therefore df by dq is equal to d dq of, किसका डेरिवेटिव ले रहे हो, f का। व्हाट इज f, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q कैपिटल Q माइनस q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और मैंने अब भी बोला कि ये df by dq क्या आना चाहिए, 0। तो देयरफॉर इसको क्या लिखेंगे, 0। और देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या है, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव सिर्फ किसका लिया जाएगा, स्मॉल q कैपिटल Q माइनस q स्क्वायर। अब ये इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो ये भी क्या हो जाता है, अरे क्या हो जाता है, 0। तो ये भी हो गया 0, तो देयरफॉर ये आ गया 0। तो 0 इक्वल्स टू डेरिवेटिव स्मॉल q कैपिटल Q माइनस q स्क्वायर, राइट। तो 0 इक्वल टू पहले टर्म का डेरिवेटिव माइनस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव, इन दोनों में से कौन कांस्टेंट है, कैपिटल Q, उसको बाहर लाओ। तो कैपिटल Q बाहर लाए, dq बाई dq कितना हो गया, 1, और q स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है, 2q। ये क्या हो गया, 1 हो गया ना। तो 0 इक्वल टू क्या आया, q माइनस 2q, बराबर। तो 2q क्या आया, q, बराबर। तो यहाँ पे स्मॉल q की वैल्यू भी क्या आ गई, q बाई 2, बराबर। देयरफॉर हमको क्या पूछा था, मैक्सिमम फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाई r स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q, व्हाट इज स्मॉल q, q बाई 2, तो q बाई 2 q माइनस q बाई 2 अपॉन r स्क्वायर, बराबर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई 2, ये भी q बाई 2, तो q स्क्वायर बाई 4 बाई r स्क्वायर। तो ये 4 और 4 16, कैंसिल नहीं होगा, वो कैंसिल मत कर देना उसको, तो दैट इज 16, ओके।
पक्का पक्का, यस, 1/16 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कहाँ पे दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा ना? हाँ, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है, डिस्टेंस का स्क्वायर प्रिंट नहीं हुआ। वैसे फोर्स पूछा था तो फिर 1/16 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब रुको जरा, इतना सारा नहीं करना, हम लोग स्मार्ट है ना, तो फिर हाँ, स्मार्ट लोग स्मार्ट काम करते हैं। कौन करेगा इतना सारा? और ये सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में आता है, सिर्फ ग्रेविटेशन में चार्ज की जगह पे मास है, मास के दो टुकड़े कर दिए तुमने, सेम क्वेश्चन। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, थोड़ा लॉजिकली सोचो। आपको क्या पूछा है? मैक्सिमम फोर्स। क्या पूछा है? मेरे पास था एक चार्ज Q, मैंने उसके दो टुकड़े कर दिए, एक है Q1 और Q2, बराबर, राइट। अब ये जो दो पीसेस मैंने किए, इन दोनों पीसेस को मैं रख रहा हूँ फिक्स डिस्टेंस पे। कहाँ पे? फिक्स डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, वो दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आर स्क्वायर। लेकिन मैंने क्या बोला? डिस्टेंस इज फिक्स्ड, हम डिस्टेंस चेंज करने वाले हैं क्या? नहीं, तो डिस्टेंस क्या हो गया? कांस्टेंट। तो फोर्स अभी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू तब मैक्सिमम होगी जब चार्जेस का प्रोडक्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ओके, अब एक काम करते हैं, कोई भी चार्ज की एक वैल्यू लेके देखते हैं, एनी वैल्यू। लेट अस से मैंने टोटल चार्ज 8 कूलम ले लिया। कितना ले लिया? 8 कूलम। कितना ले लिया? 8 कूलम। कितना ले लिया? 8 कूलम, बराबर। उसमें से 1 कूलम इसको दिया, तो इसको कितना लिया? 7। वेरी गुड। और मैंने अभी बोला कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। तो एक बात बताओ, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 7। ठीक। अगर मैंने, ये तो 8 ही रहने वाला है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, तो 8 ही है। इसको 2 कर दिया, इसको 6 कर दिया, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? 12, राइट। इसको 3 कर दिया, इसको 5 कर दिया, 15। वेरी गुड। देन इसको 4 कर दिया, तो ये भी क्या होगा? 4, तो कितना आएगा? 16। थोड़ा अच्छे ध्यान देना। अब इसको 5 कर दिया, इसको 3 कर दिया, वापस कितना हो गया? 15। अब इसको 6 और इसको 2, वापस कितना हो गया? 12। तो तुमने अगर नोटिस किया होगा, इफ यू हैव नोटिस्ड, मैक्सिमम फोर्स कब होने वाला है? जब दोनों चार्जेस की वैल्यू इक्वल हो और दोनों चार्जेस की वैल्यू टोटल चार्ज का हाफ हो, क्योंकि 4 या 8 का आधा होता है। बराबर। तो लॉजिकली हमको समझ में आ गया था कि फोर्स इज मैक्सिमम इफ फोर्स इज मैक्सिमम फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन ये जो Q1 है और ये जो Q2 है, ये दोनों इक्वल है, और ये क्या है? Q/2 है। क्या है ये? Q/2। तो फोर्स निकालते वक्त मैं क्या लिखूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, व्हाट इज Q1 का वैल्यू? Q/2। व्हाट इज Q2 का वैल्यू? Q/2। तो Q/2 राइट, अपॉन आर स्क्वायर। Q स्क्वायर, और ये कितना है? 4, और ये 4 नीचे गया तो कितना हो गया? 16। तो 1/16 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बस इतना ही सॉल्यूशन था उसका, जो हमने मैथमेटिकली और जो आपके बुक में दिया है, वो इतना बड़ा बड़ा सॉल्यूशन लिख के दिया, डेरिवेटिव्स लो। पर लॉजिकली भी जरा सोच लो, लॉजिकली सोचोगे तो आंसर जल्दी आएगा। डन। तो ये जो है, ये मैंने तुमको एज ए ट्रिक बताया, और ये सिर्फ नंबर्स, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ली कि चलो 8 कूलम का चार्ज मान लो, तुमको 10 मानना, 10 मानो, राइट, करेक्ट। तो उसको हमने स्प्लिट करते गए हमको समझ में आया कि जब दोनों चार्जेस इक्वल वैल्यू की हो जाए और टोटल का हाफ हो जाए ईच चार्ज, तो फोर्स क्या हो जाता है? मैक्सिमम। पक्का। अब अगर सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में आया और आता है, ग्रेविटेशन में ऐसा पूछते हैं कि हमारे पास एक मास है कैपिटल M, उसके हमने दो पीसेस कर दिए M1 एंड M2, उसको एक फिक्स डिस्टेंस पर रख दिया, तो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए M1 और M2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? M/2 और M/2। और अगर सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में आया कि हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल Q, हमने उसके दो टुकड़े कर दिए Q1 एंड Q2, तो दोनों में फोर्स मैक्सिमम होने के लिए दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? Q/2 एंड Q/2। खत्म। तो रिमेंबर दिस टाइप
of questions were asked 6 times, 3 times in gravitation, 3 times in electrostatics. बस पूछने का तरीका अलग है. जैसे यहाँ पे तुमको क्या पूछा, मैक्सिमम फोर्स. एक बार पूछा था कि हाउ द चार्जेस शुड बी डिवाइडेड, जो मैंने आपने बताया. तो मैक्सिमम फोर्स का चार्जेस कैसे डिवाइड होना चाहिए, Q/2 एंड Q/2. और एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, चलो वो भी कवर कर लेते हैं. एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल Q, और मास के लिए भी सेम क्वेश्चन था ग्रेविटेशन में. हमने इस चार्ज को डिवाइड किया. कैसे डिवाइड किया वो भी समझ लो. एक है Q1, एक है Q1 विच इज बेसिकली XQ, मतलब x टाइम्स ऑफ कैपिटल Q. और दूसरा जो पार्ट है, क्योंकि एक चार्ज को दो टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है, एक है x इंटू कैपिटल Q, दूसरा है 1 माइनस x इंटू कैपिटल Q. For the force between these two to be maximum, what should be the value of x? अभी तो बोला मैक्सिमम होने के लिए टोटल चार्ज को क्या करोगे, हाँ तो कंपेयर कर लो, x की वैल्यू 1/2 मिल गई ना तुमको, खत्म हो गया आंसर, x इक्वल टू 1/2. तो ऐसे क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. In nature, the electric charge of any system is always equal to half integral multiple of least amount of charge, 0 square of least amount of charge, integral multiple of least amount of charge. बताओ, what is the electric charge on any system equal to? Question number 6. याद है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस याद है. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा, तो इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज. राइट, गुड. और यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन में अगर टोटल वर्ड लगा देते, क्या लगा देते, टोटल, तो आंसर क्या आता पता है, 0. क्योंकि एनी सब्सटेंस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस में जो एटम्स होते हैं, हर एक एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन. तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो सब्सटेंस भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. तो अगर टोटल वर्ड यूज करो तो आंसर क्या आता, 0. अगला क्वेश्चन. अ पॉइंट चार्ज Q produces an electric field of magnitude 2 Newton per coulomb at a distance of 0.25 meter. What is the value of charge? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. What is the formula of electric field due to a point charge? 1/4 pi epsilon 0 Q by r square. Very good. E की वैल्यू कितनी दी है, 2. 1/4 pi epsilon 0 कितना होता है, 9 × 10⁹. चार्ज की वैल्यू तो पूछी है, और ये r की वैल्यू कितनी दी है, 0.25. एक काम करना, ये जो r की वैल्यू 0.25 है ना, 0.25 मतलब पता है कितना होता है, 1/4. अब ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया, देखो इससे क्या होगा, इससे ऐसा होगा कि ये 4 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और वो कहाँ जाएगा, ऊपर. 4 स्क्वायर इज 16, बराबर. तो 2 9 और ये गया ऊपर, मतलब कितना, 16, राइट, इंटू 10⁹ इंटू क्या, Q. वेरी गुड. 1 एंड 8 सा, बराबर. हमको क्या चाहिए था, Q. तो Q क्या आ गया, ये इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे ना, तो 1/9 इंटू 8 इंटू 10⁹. पक्का, गुड, हो गया काम, हो गया. इसको 72 लिखो चलता है, या फिर 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 0.125. कितनी होती है, 0.125. वैसा भी करोगे तो भी चलता है, ठीक है. 1/72, और ये 10⁻⁹ हो जाएगा ऊपर जाके, और ये जाएगा 1/72. व्हाट इज 1/72 अप्रोक्सीमेटली, नहीं पता ना, नहीं पता. मैं बताता हूँ तुमको अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालते हैं. पहले देख लो आंसर, 0.0138. तो 0.0138 इंटू 10⁻⁹ कितना, -9 कूलम. आंसर देख लो, है क्या उसके आसपास, यस. ये आंसर 1 पॉइंट में है, तो अगर मैं 1.38 लिख रहा हूँ तो 10⁻² और -9 तो कितना, -11. तो 1.39 × 10⁻11. ठीक है. लेकिन अप्रोक्सीमेशन करते कैसे है, जरा वो भी देख लो, हाउ टू डू अप्रोक्सीमेशन. अभी तो मैंने कैलकुलेटर यूज किया, तुम्हारे पास तो नहीं होगा कैलकुलेटर एग्जाम में, तो क्या करना,
एक काम ऐसा करना, ये कितना था नीचे 72, कितना था, कितना था, अभी याद रखना नंबर को, 72 था, हाँ 72। अब एक काम करना, ऊपर कितना था 10⁻⁹ था ना ऐसा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 100 एडजस्ट किया। अभी 100 एडजस्ट करने के लिए क्या करूंगा, 10⁻+2 10⁻⁻²। पक्का पक्का। अभी ऐसा क्यों किया, उसका भी रीजन है, यू नो अप्रोक्सीमेटली इसको 75 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, तो ये 4 था और ये 3 था, 25 3 था 25, 4 था, व्हाट इज 4/3, 1.33, 1.33 और 10 कितना हो गया -11, तो आ गया ना 1.33 × 10⁻⁻11 अप्रोक्सीमेटली, हो गया अप्रोक्सीमेशन ना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, electric field of an isolated metallic sphere at any interior point is, पता है कि क्या होता है, जीरो। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से प्रॉपर्टीज याद है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के प्रॉपर्टीज देखे थे हमने, याद है कि हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू एनी कंडक्टर, उसके बाद एक और लाइन लिखा था, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, क्योंकि जहाँ पे फील्ड लाइन नहीं होते वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, जीरो। तो अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर है, उसके अंदर फील्ड लाइंस है क्या, नहीं है, तो फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, let EA be the electric field due to a dipole in its axial plane. In its axial plane. अभी ये डिस्टेंट L, अभी वो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, देखते हैं बाद में इसको। एंड EQ be the field in the equatorial plane, वापस डिस्टेंट L, मतलब वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि वो जो पॉइंट है जहाँ पे तुम फील्ड निकाल रहे हो डिस्टेंट पॉइंट है, याद है क्या, फार अवे पॉइंट। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकाला था इक्वेटर पे और कहाँ पे, एक्सिस पे, और मतलब एक्सिस पर कहाँ पे, इक्वेटर पे, और मैंने तुमको बोला था कि इन दो फॉर्मूला को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और हम लोग इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में तब लिख सकते हैं जब फार अवे पॉइंट बोला हो, मतलब डिस्टेंट पॉइंट बोला, तो डिस्टेंट बोला है क्या, यस। फिर आपको पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस एट द इक्वेटर, तो हमने थ्योरी में ही खत्म कर लिया था ये क्वेश्चन, जिनको नहीं याद होगा उनके लिए वापस बता देता हूँ, लेकिन ये तो हमने थ्योरी में ही कर लिया है क्वेश्चन ये, इफ यू रिमेम्बर। अभी याद तो होना चाहिए ना, याद तो होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस फॉर अ फार अवे पॉइंट इज 1/4πε0, याद है, याद है, 2p डिस्टेंस का क्यूब, सिर्फ डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं L, तो क्या लिखेंगे L3, यह था एक्सिस पे। और अगर आपको याद होगा इक्वेटर पे, इक्वेटर पे होता है 1/4πε0 p/L3, पक्का। तो दिस आर द फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी डिराइव किए हैं। तो अभी सिर्फ ऐसा करो, ऐसा करो, सिर्फ ऐसा करो, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ये 2 को बाहर रखो, रख दिया क्या बाहर, यस। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है 1/4πε0 p/L3, ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर। अरे ये सारा, हाँ ये क्वेश्चन हमने क्लास में ही खत्म कर लिया, थ्योरी क्लासेस में ये आंसर आता है इसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर, डन। तो ये कहाँ था, इक्वेटर पे, एट इक्वेटर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, एक्सिस पे, एट एक्सिस। और दोनों केस में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फार अवे पॉइंट की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फार अवे पॉइंट की, हो गया, डन। जल्दी जल्दी, क्विक 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 क्विक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, an electric dipole is placed at an angle of 30 degree to a non-uniform electric field. The dipole will experience a translational force in the direction of the field. Okay.
a translational force only in a direction normal to the direction of field, a torque as well as translational force, a torque only. चलो मैं याद दिला देता हूँ, कोई बात नहीं, ध्यान दो। अब इसके बाद मत भूलना, सबका ध्यान है यहाँ पे। कोई भी सोएगा नहीं, सब जागेंगे। जागो जागो। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल जब डिफाइन किया था, याद होगा आपको, two equal but opposite charges separated by small distance forms an electric dipole. A line passing through both the charges, center of both charges, called as axis. A line passing through center of dipole but perpendicular to axis is called as equator. फिर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था, जिसको तुम P बोलते हो, Q into 2L. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, बराबर? तो Q into 2L. गुड। अब उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म, क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म बोला है, तो हमने ये देखा था कि अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखता हूँ, तो यूनिफॉर्म फील्ड में बेसिकली अगर आपको याद होगा तो डाइपोल के पास दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने ऐसा बताया था। वैसे उससे पहले मैंने और एक चीज बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और अगर ये नेगेटिव है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस एक्ट होंगे, तो क्या होगा? रोटेट होगा। मतलब क्या एक्ट हो रहा है? टॉर्क। लेकिन टॉर्क तब एक्ट होता है जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, राइट? अब जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में टॉर्क भी एक्ट होता है, और ये जो डाइपोल है ये आगे 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 भी बढ़ता जाता है। मतलब ये रोटेट भी होता है और आगे भी जाता है। रोटेट होना मतलब टॉर्क एक्ट होना, और आगे जाना मतलब एक फोर्स एक्ट होना। मतलब रोटेशन भी होगा, और क्या होगा? ट्रांसलेशन। क्या होगा? रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। तो अभी आंसर बता दो। और टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेशनल फोर्स। तो इसके आगे से याद रख लेना कि जब जब यूनिफॉर्म फील्ड हो, इन यूनिफॉर्म फील्ड यू हैव ओनली रोटेशन, और जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या होगा? रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। मतलब रोटेट भी होगा और स्ट्रेट लाइन में आगे भी बढ़ेगा। खत्म। गुड। अगला क्वेश्चन, और लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखना। जी, वेरी गुड क्वेश्चन। ये नीट का भी PYQ है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दो क्वेश्चन पे। और हॉलो सिलेंडर, हॉलो मतलब अंदर से पोकल, हैज अ चार्ज Q कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद इन इट। तो इसके अंदर एक चार्ज है Q कूलम। इफ phi इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर, मतलब वोल्ट मीटर, ठीक है, एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस B। तो ये जो कर्व सरफेस है B, इसके साथ कितना फ्लक्स है? phi। पक्का पक्का। द फ्लक्स लिंक्ड विथ द प्लेन सरफेस A इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर विल बी। तो पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में तुमको जानबूझ के कंफ्यूज करने की कोशिश की है, इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिट का, सिर्फ यहाँ ध्यान दो अच्छे से। हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर क्या होता है पता है? पोकल, एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। तो वी हैव अ हॉलो सिलेंडर। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, अगर ध्यान दोगे तो। अगर तुम ध्यान दोगे तो ये सरफेस क्या है? C, ये सरफेस क्या है? A, ये क्या है? B। और इस सिलेंडर के अंदर तुमने क्या रख दिया? एक चार्ज, लेट अस से पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अभी सिर्फ इमेजिन करो, बराबर? तो पानी का बॉटल है क्या किसी के पास? हाँ,
ठीक है, गुड, सफिशिएंट। ऐसा है, ये वो सरफेस है। अब ये सिलेंडर है, वो भी सिलेंडर है। इस सिलेंडर का एक साइड को सी बोला है, एक साइड को ए बोला है, और ये पूरा का पूरा ऐसा इसको क्या बोला है, बी। पक्का श्योर। इसके अंदर क्या है, चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, अवे। मतलब जब पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर रख दूंगा तो यहाँ से भी फील्ड निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा, यहाँ से भी फ्लक्स निकलेगा, और बी से भी फ्लक्स निकलेगा, हाँ कि ना। तो टोटल फ्लक्स कहाँ से निकल रहा है, थ्रू ए, थ्रू बी और थ्रू सी। तो रिमेंबर, ऐसे केस में जो टोटल फ्लक्स होता है ना, टोटल फ्लक्स, इट इज फ्लक्स थ्रू ए प्लस फ्लक्स थ्रू बी प्लस फ्लक्स थ्रू सी। यस, श्योर, गुड। इसमें से आपको पूछा क्या, आपको पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए, बराबर। और इफ यू सी, अगर आपको दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है क्या, ए और सी दोनों एरिया क्या है, सेम है। तो जितना फ्लक्स ए से जाएगा उतना ही फ्लक्स सी से जाएगा। इसका मतलब फ्लक्स थ्रू ए और फ्लक्स थ्रू सी को मैं इक्वल लिख सकता हूँ, यस। और अगर आपको गॉस लॉ याद होगा, याद है क्या गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अभी 3 दिन भी नहीं हुए पढ़ा के, तो यू हैव टू रिमेम्बर। मैंने क्लियरली बोला था कि ये सब चीजें तुमको सीईटी में लगने वाला है। तो फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब ये सारा इंफॉर्मेशन एंड फ्लक्स थ्रू बी, इसको क्या बोला है, फाई। मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है, क्वेश्चन। इफ फाई इज अ फ्लक्स थ्रू विच सरफेस, बी सरफेस। अब ये जो इक्वेशन 2 की सारी इंफॉर्मेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 to 3, 1, 2 and 3, व्हाट इज टोटल फ्लक्स, क्या है, व्हाट इज टोटल फ्लक्स, Q बाय एप्सिलॉन जीरो। फ्लक्स थ्रू A और फ्लक्स थ्रू C क्या है, इक्वल है। तो मैं तो लिखता हूं फाई A, और फाई C को भी क्या लिखता हूं, फाई, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। और फ्लक्स थ्रू B को क्या नाम दिया इन्होंने, फाई, वेरी गुड। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फाई A प्लस फाई। तो चार्ज एनक्लोज्ड, इसको यहाँ पे लाओ तो क्या हो गया, माइनस फाई, 2 टाइम्स ऑफ फाई A। देयरफॉर फाई A इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो क्या हो गया, 1/2 Q बाय एप्सिलॉन जीरो माइनस फाई। कहाँ पे है सर, 1/2 Q बाय एप्सिलॉन जीरो माइनस फाई, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम फ्लक्स का क्वेश्चन है। इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग, इनकमिंग एंड लिविंग, आउटगोइंग and enclosed surface respectively are phi1 and phi2, the electric charge inside the surface will be। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो एक काम करते हैं, एक सरफेस इमेजिन कर लेते हैं। लेट अस इमेजिन सम सरफेस, एक सरफेस है, एनी सरफेस इफ यू वांट, जरूरी नहीं है कि स्फीयर लेना है, ऐसा कुछ भी ले लो। इसमें जो इनकमिंग फ्लक्स है, एंटरिंग, दैट इज इनकमिंग, वो इनकमिंग फ्लक्स कितना बोला है उन्होंने, फाई1, ठीक। और जो आउटगोइंग है, जो बाहर जा रहा है, वो कितना बोला है, फाई2। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, व्हाट इज नेट फ्लक्स, फाई1 माइनस फाई2, या तो फाई2 माइनस फाई1, डिपेंडिंग ऑन कौन ज्यादा है कौन कम है। तो ठीक है, फिलहाल तो मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि इनकमिंग ज्यादा है, आउटगोइंग कम है, गुड। तो फाई1 माइनस फाई2, इक्वेशन 1। लेकिन गॉस लॉ के हिसाब से व्हाट इज फ्लक्स, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इक्वेशन 2, बराबर। तो नेट फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन जीरो फ्रॉम 1 and 2, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन जीरो इक्वल्स टू फाई1 माइनस फाई2। तो व्हाट इज चार्ज एनक्लोज्ड, एप्सिलॉन जीरो इनटू फाई1 माइनस फाई2, या तो फिर फाई2 माइनस फाई1। तो ठीक है, एप्सिलॉन जीरो इनटू फाई1 माइनस फाई2, ऑप्शन नंबर डी। देखो प्रॉब्लम क्या कर दी इन्होंने फाई2 माइनस फाई1 इनटू एप्सिलॉन जीरो भी लिखा है। जब ऐसा हो, स्पेसिफिकली जब ऐसा हो
कि दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं तो कभी भी ऑलवेज उसका ट्रिक याद रख लेना, आउटगोइंग माइनस इनकमिंग, आउटगोइंग माइनस इनकमिंग। अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो आउटगोइंग माइनस क्या करेंगे, इनकमिंग। तो दो ऑप्शन दे दिए तो फिर हम लोग ऐसा करेंगे, इसको आउटगोइंग कितना था 5-2, इनकमिंग कितना था 5-1, तो 5-2 माइनस 5-1। तो उस केस में आपको ऐसा ही आंसर लिखना है, फिर तो ऑप्शन क्या लिखोगे, ए। ठीक, अगर एक ही टाइप का मतलब तुमको पास ऑप्शन में एक ही होगा तो कोई भी दोनों में से एक चलता है। अभी ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, an electric dipole of moment p placed in a uniform electric field E has minimum potential energy when the angle between P and E is। अभी देखो तुमको डायरेक्टली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया, जबकि तुमको पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन 12th में आता है। तो इस क्वेश्चन को अनफॉर्चुनेटली स्किप करना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन तुमको 12th में है, तो इसको स्किप करो, 12th में देखेंगे। गिवन दैट Q1 plus Q2 equal to Q, तो टोटल चार्ज कितना है Q। फॉर व्हाट रेशियो, फॉर व्हाट रेशियो Q1 by Q will the force for what ratio Q1 by Q2, कॉमा ऐसा है, ऐसा गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है इसका, पता तो कैसे। पहले तो फॉर व्हाट रेशियो Q1 by Q, फॉर व्हाट रेशियो Q1 by Q will the force be, will the force between Q1 and Q2 be maximum। क्वेश्चन समझा, हमारे पास टोटल चार्ज कितना है Q, राइट, और उसकी वैल्यू क्या है Q1 प्लस Q2, तो Q1 by Q इस कौन से रेशियो के लिए फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। घुमा फिरा के फॉर फोर्स शुड बी मैक्सिमम फॉर व्हाट रेशियो। अभी याद है तुमको थोड़ा टाइम पहले मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बोला कि अगर मेरे पास टोटल चार्ज क्या है Q, और दोनों चार्ज को मैं कैसे स्प्लिट करूंगा कि फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। हाँ, तो Q1 क्या होना चाहिए Q/2, क्या होना चाहिए Q/2। तो मुझे बताओ Q1/Q क्या होना चाहिए 1/2 फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम। अभी देखा था हमने, वी नो दैट व्हाट डू वी नो, फॉर द फोर्स टू बी मैक्सिमम, फॉर द फोर्स टू बी मैक्सिमम मैं अभी वापस डिराइव नहीं कर रहा हूँ, Q1 शुड बी Q/2 एंड Q2 शुड आल्सो बी Q/2। इसका मतलब Q1/Q कितना हो गया 1/2, मतलब कितना हो गया 0.5, तो आंसर आ गया तुम्हारा 0.5, ऑप्शन बी, बराबर। और ये हाँ, और ये कॉमा सही जगह पे लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मीनिंग चेंज होता है। पता है कि आपको वो बहुत फेमस एग्जांपल बताया था मैंने, मी चोरी करना, नहीं बताया। हाँ, तो ऐसा है, एक था चोर, उसने की चोरी, वो पकड़ा गया तो उसको कोर्ट में ले गए, तो जज ने देखा कि अच्छा खासा दिख रहा है, गलती हो गई, पहली बार उसको माफ कर देते हैं, लेकिन एक कंडीशन पे, जो वो टाइपिंग करता है ना, टाइपिंग बाजू में, तो एक कंडीशन पता था, वेरी गुड, एक कंडीशन ये थी कि उससे लिखवा लेंगे मी चोरी करना नहीं, कॉमा केली तर शिक्षा द्यावी, और टाइपिंग वाले ने लिखा मी चोरी करना, कॉमा नहीं केली तर शिक्षा द्यावी, और साइन करवा लिया। और चोर था पढ़ा लिखा, चोर ने पढ़ा, अरे वाह मी चोरी करना, कॉमा नहीं केली तर शिक्षा द्यावी, फिर वापस चोरी किया, वापस पकड़ा गया, फिर कोर्ट में ले गए, फिर वही जज सामने कि तुझे बोला था ना चोरी नहीं करने का, तो बोला नहीं मैं तो कोर्ट के ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, कैसे, देखो क्या लिखा है। तो कॉमा अगर यहाँ चेंज कर दिया ना उसका प्लेस, क्वेश्चन का मतलब चेंज हो सकता है।